हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 9 का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का दैट इज एग्जांपल ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ देखेंगे। ठीक है, हमारे डे टू डे लाइफ में क्या क्या न्यूटन सेकेंड लॉ का अप्लाई होता है वो सारा एग्जांपल हम लोग इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाऊंगा। ठीक है, हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 9 कर रहे थे दैट इज फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसके पिछले वीडियो में दैट इज लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया था फोर्स क्या होता है और उसका इफेक्ट के बारे में। इसी के साथ साथ हम लोग अभी तक बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स किसको कहते हैं वो भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग दैट इज व्हाट इज मोमेंटम एंड मोमेंटम का इम्पैक्ट एग्जाम्पल वो सारा देख चुके हैं और हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ मैंने आप लोग को ऑलरेडी समझा दिया। ठीक है, तो अगर आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर दैट इज 8 मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। उसमें का हर एक टॉपिक मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको सारा टॉपिक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 8 का जितना भी न्यूमेरिकल्स है दैट इज मोशन चैप्टर का वो मैंने हर एक एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल जो भी था वो सारा एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको सारा न्यूमेरिकल्स अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, और जितना भी मैं आप लोग को टॉपिक सिखा रहा हूँ मैं एनसीईआरटी बुक का हर एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ताकि आप लोग का जो एमसीक्यू जो बोर्ड एग्जाम में आता है उसमें आप लोग को बहुत हेल्पफुल हो। ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मार्क कैरी कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सीखेंगे लेक्चर 5 में न्यूटन सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल हमारे डे टू डे लाइफ में। ठीक है, इसी के साथ साथ इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट लाइफ में मैं आप लोग को समझाऊंगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल मैं आप लोग क्रिकेट देखे होंगे। जब भी फील्डर कैच पकड़ता है तो अपना हाथ को जब कैच पकड़ते समय अपना हाथ को पीछे की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों करता है? वो डायरेक्ट जहां पे हाथ लगाता है वहीं पे कैच क्यों नहीं आ जाता? ऐसा क्योंकि वो जब कैच पकड़ता है बॉल को जब कैच करता है तो वो पीछे की तरफ हाथ को मूव करता है। ऐसा क्यों? इसका क्या लॉजिक है? वो लॉजिक है बिकॉज इसमें भी जब कैच पकड़ता है जो भी फील्डर होता है क्रिकेट बॉल जब कैच पकड़ता है तो पीछे की तरफ हाथ इसलिए मूव करता है बिकॉज वहां पे टाइम का इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक है, वहां पे टाइम क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, उसको ज्यादा टाइम लगे। ठीक है, अगर ज्यादा टाइम लगता है, अगर कैच पकड़ते समय ज्यादा टाइम लगता है तो याद रखिएगा उस टाइम क्या होगा? मोमेंटम भी क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। अगर ज्यादा टाइम लगता है वो कैच पकड़ते समय अपना हाथ को पीछे की तरफ इसलिए मूव करता है बिकॉज उसको ज्यादा टाइम लगे। अगर ज्यादा टाइम लगता है तो उसका मोमेंटम कम रहेगा। अगर मोमेंटम कम रहेगा तो हाथ के ऊपर जो बॉल का होता है इम्प्रेशन, ठीक है, जो इफेक्ट होता है वो कम रहेगा जिसके वजह से वो इंजर्ड नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, इसीलिए जो भी प्लेयर होता है कैच करते समय अपना हाथ को पीछे मूव करता है। आपको मैंने लास्ट क्लास बताया था कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है। मोमेंटम का मतलब होता है इम्पैक्ट होना। इम्पैक्ट मतलब इफेक्ट करना उसके ऊपर। जैसे मैंने लास्ट क्लास आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है। ठीक है, अगर आप लोग इसको एरो से मारते हो, तीर से मारते हो और सपोज एक छोटा सा स्टोन से मारते हो तो सीधा बात है दोनों को सेम वेलोसिटी से फेंका, सेम स्पीड से फेंका तो कौन ज्यादा इफेक्ट करेगा इसको? ऑब्वियसली एरो ज्यादा करेगा। तो दैट मीन्स ये एरो ने क्या किया? इसके ऊपर ज्यादा क्या पता ये फाड़ के निकल जाए ये बॉडी को। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसका इम्पैक्ट ज्यादा है तो इसका मतलब मोमेंटम इसका ज्यादा है। ठीक है, मोमेंटम उसको बोलते हैं कितना इम्पैक्ट है बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैं ही प्लेयर हूँ और मैंने क्या किया? कैच पकड़ा। कैच पकड़ते समय मैंने क्या किया? अपना हाथ को पीछे की तरफ मूव किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम लगा, टाइम मैंने इंक्रीज कर दिया। तो जो 2 सेकेंड में कैच पकड़ लेता था उसको मैंने कितना किया? 5 सेकेंड में कैच को पकड़ा। यहाँ पे मैंने टाइम को इंक्रीज किया। तो जब टाइम को इंक्रीज किया तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ वी नो डेट
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज एम v माइनस यू बाई टी। मैंने आप लोग को न्यूटन सेकेंड लॉ में ये डेरिवेशन कराया था। तो यहाँ पे देखिए, जब आपने टाइम में इंक्रीमेंट किया, जब टाइम इंक्रीमेंट किया तो याद रखिएगा प्रोपोर्शनल का मतलब होता है डिपेंड होना। तो जब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, फोर्स कमेगा, ठीक है। और यहाँ पे मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर टाइम को डिक्रीमेंट कर देते हो, टाइम को डिक्रीज कर देते हो, तो यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा होगा, फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पे मोमेंटम भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, केस पकड़ते समय जब बॉल को केस पकड़ा तो मैंने क्या किया, जो 2 सेकेंड में केस पकड़ सकता था उसको मैंने क्या किया, 5 सेकेंड लगा दिया केस पकड़ने में। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे जब मैंने टाइम को इंक्रीज किया तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। मोमेंटम मतलब इफेक्ट, जो बॉल मेरा हाथ में आया उसका जो चोट है उसको बोलते हैं मोमेंटम, इम्पैक्ट होना, ठीक है। तो वो क्या हुआ, चोट मुझे कम लगा जब मैंने इंक्रीज किया तो, ठीक है, टाइम को इंक्रीज किया तो। उसी के साथ साथ फोर्स भी क्या लगा, जब टाइम को इंक्रीज किया तो कम लगा, मतलब हाथ में जो चोट लगा वो मुझे कम लगा। इसीलिए क्या होता है, जो भी प्लेयर होता है केच पकड़ते समय अपना हाथ को पीछे मूव करता है। ये था न्यूटन सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दूसरा। ए हाई जंपर इज प्रोवाइडेड पोजन और हीप ऑफ सैंड ऑन फॉलिंग बिकॉज द जंपर टेक्स ए लॉन्ग टाइम। अब देखो यहाँ पे बोला गया है, सपोज यहाँ पे एक प्लेयर है और इसको हाई जंप मारना, ठीक है। सपोज ये हो गया और यहाँ पे प्लेयर हो गया, ठीक है, इसको हाई जंप मारना है। तो देखना आप लोग, जब प्लेयर हाई जंप मारता है तो यहाँ पे आप लोग देखना यहाँ पे सैंड रख देता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या रीजन है, हाई जंपर लोग जब जंप मारते हैं, ठीक है, हाई जंप, तो यहाँ पे सैंड रख देते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बिकॉज देखो आप लोग ध्यान से, इसमें भी फिजिक्स है, इसमें भी साइंस है, ठीक है। हाई जंपर जब यहाँ पे जब जंप मारेगा, ठीक है, तो जंप मारते समय यहाँ पे जो सैंड होगा तो सैंड में क्या होगा, टकराएगा। और टकराने के बाद जब ये जंपर यहाँ पे आ जाएगा तो इसको क्या करेगा, रेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। रेस्ट पोजीशन को आने में, रेस्ट पोजीशन मतलब क्या, सीधा ये कूद के गया, ऐसे आ गया, बस चिपक गया, इसको बोलते रेस्ट पोजीशन। लेकिन जब जंप मारा, ऐसे जंप मारने के बाद जैसे सैंड में गया वो थोड़ा फिसल जाता है। क्यों, बिकॉज वहां पे सैंड रखा गया है और वो थोड़ा टाइम ले लेता है, डायरेक्ट स्टॉप नहीं होता है, वो थोड़ा टाइम ले लेता है। ऐसा क्यों, बिकॉज मैंने अभी बताया आप लोग को, जब ये ज्यादा टाइम लिया, टाइम इंक्रीमेंट हुआ, तो जब ज्यादा टाइम लिया तो फोर्स कम लगा, ठीक है ना, और मोमेंटम भी कम लगा, ठीक है। तो मोमेंटम मतलब चोट कम लगा, चोट ना लगे, इसीलिए क्या होता है वहां पे सैंड बिछाया जाता है, ठीक है। तो मोमेंटम मतलब इम्पैक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ऐसा सिचुएशन समझो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे फ्लोर बना दिया, ठीक है, सीमेंट का फ्लोर बना दिया और जंपर को बोला जंप मार, तो अब क्या होगा, वो जब ये जंप मारेगा उसी समय वो रुक जाएगा यहाँ पे, ठीक है, उसी समय यहाँ पे रुक जाएगा, जिसके वजह से उसको चोट लगेगा। टाइम में डिक्रीमेंट हुआ ना, टाइम में क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। तो जब टाइम डिक्रीमेंट, मैंने क्या बोला था, जब टाइम डिक्रीमेंट तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, और मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा लगेगा। मोमेंटम मतलब इफेक्ट, चोट, ऐसा याद रखो, ठीक है। तो मोमेंटम भी ज्यादा लगेगा, तो इसीलिए टाइम ताकि इंक्रीज हो जाए, इसलिए यहाँ पे स्टैंड लगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा मैंने कि हाई जंपर टू प्रोवाइड पोजन मतलब कोई भी हुई, ठीक है, बोल सकते हैं दैट इज कॉटन, कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, या बोल सकते हैं हीप ऑफ सैंड ऑन फॉलिंग बिकॉज द जंपर टेक्स ए लॉन्गर टाइम, क्योंकि जंपर क्या करता है, टाइम लेता है। कब, जंपर टेक्स ए लॉन्गर टाइम टू कम टू रेस्ट, ताकि रेस्ट पोजिशन में फर्स्ट से ना आए, ठीक है। एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द एथलीट इज लेस। फिर बाद में जब ज्यादा टाइम लेगा तो क्या होगा, मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा, लेस लगेगा, जिसकी वजह से फोर्स में क्या होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये 2 एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल, इसको भी आप लोग प्रैक्टिकल से आप लोग सोच सकते हो। देखना, कार में जो पैसेंजर ट्रेवल करते हैं वो हमेशा सीट बेल्ट लगाते हैं, और ऐसा क्यों बोला जाता है कि सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, ठीक है।
ऐसा इसलिए बोला जाता है कि सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, बिकॉज अगर सपोज एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो एक्सीडेंट होने के बाद वो क्या होगा, उसका जो सर है, उसका जो हेड है, वो स्टीयरिंग में टकरा के क्या पता वो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए। लेकिन जब सीट बेल्ट लगाते हैं तो वो क्या होता है, सीट बेल्ट क्या करता है, जैसे ही वो कार रुका तो वो क्या करता है, आगे की तरफ झुक के वो सीट बेल्ट क्या होता है, रबर टाइप का होता है, वो पीछे की तरफ कर देता है। कहने का मतलब जो पैसेंजर बिना सीट बेल्ट का चल रहा था और सडनली कार स्टॉप हो गया, ठीक है, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट गिर जाएगा। तो टाइम क्या लगा, टाइम बहुत कम लगा, बहुत कम, ठीक है। लेकिन जब कोई सीट बेल्ट लगा के रखा है और सडनली कार स्टॉप कर दिया तो क्या होगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, वो आराम से जाएगा, आराम से, क्योंकि रबर टान रहा है ना पीछे, रबर क्या कर रहा है, पीछे टान रहा है, सीट बेल्ट को पीछे टान रहा है, जिसकी वजह से वो आराम से जाएगा, जिसकी वजह से टाइम क्या होगा, इंक्रीज, टाइम इंक्रीज हुआ। आप लोग प्रैक्टिकली इसको सोचो, ठीक है, ऑब्जर्व करो, तब जाके आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। मैंने बोला कि सपोज एक कार है और कार में एक पैसेंजर है बिना सीट बेल्ट का, ठीक है, और सडनली क्या हुआ, कार स्टॉप हो गया, तो क्या होगा, फट से जाके गिर जाएगा, बिकॉज लेस टाइम में वो क्या होगा, इंटेक ज्यादा होगा। मैंने बताया था अगर लेस टाइम हुआ, टाइम कम लगा तो मोमेंटम ज्यादा होगा और फोर्स भी ज्यादा लगेगा उसके ऊपर। लेकिन अगर मान लो सीट बेल्ट पहना पैसेंजर और सडनली कार स्टॉप हो गया तो क्या होगा, सीट बेल्ट आराम से उसको छोड़ेगा, है ना, आराम से छोड़ेगा, मतलब ज्यादा टाइम लेगा, मतलब फॉरवर्ड फोर होने में, आगे की तरफ गिरने में वो ज्यादा टाइम लेगा, जिसके वजह से अगर ज्यादा टाइम लिया तो मोमेंटम क्या होगा, कम होगा, मतलब इम्पैक्ट कम लगेगा, चोट कम लगेगा उसको, और फोर्स भी क्या लगेगा, कम लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा सीट बेल्ट लगा के हम लोग को ड्राइव करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सारा एग्जांपल न्यूटन सेकेंड लॉ का डे टू डे लाइफ में ये अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को समझाऊंगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये जितना भी एग्जांपल समझाया आप लोग का बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो आप लोग फिर से वीडियो पॉज करके इसको बार बार इसको प्ले कीजिएगा, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को समझाऊंगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसके बाद